सूरजपुर गांव में रतन और रीमा का एक छोटा सा परिवार रहता था। उन दोनों का एक 4 साल का बेटा भी था, जिसका नाम राजू था। रतन पेशे से बढ़ई था। वह गांव के चौराहे पर लकड़ी के सामान और खिलौने बनाकर बेचा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम होती थी। किसी तरह कभी कभी जब कुछ सामान बिक जाता, तो रतन घर के लिए खाने का सामान ले आता था। इसी तरह एक दिन रतन जब बाजार में लकड़ी के खिलौने बेच रहा था, तभी वहां एक छोटा लड़का लकड़ी का घोड़ा खरीदने आता है। अंकल, आपके पास जो लकड़ी का घोड़ा है वो कितने का है? बेटा, छोटा वाला 10 रुपए का है और बड़ा वाला 20 रुपए का। बताओ, तुम्हें कौन सा चाहिए? अंकल, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 15 रुपए ही हैं। रतन दिल का बहुत अच्छा इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। बेटा, कोई बात नहीं। तुम ये बड़ा वाला घोड़ा ले जाओ। जब बाकी के पैसे हो जाएं, तब दे देना। सच्ची अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बड़े उत्साह से घोड़ा लेकर चला गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। इसी तरह देखते देखते कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे ठंड का मौसम आ गया। ठंड का मौसम शुरू होते ही सुबह सुबह गांव कोहरे से ढक जाता। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमकतीं और ठंडी हवाएं हर किसी को कप कपा देती थीं। गांव में जिनके पास पक्के मकान थे, उन्हें तो इस ठंड के मौसम से कोई तकलीफ नहीं थी, पर जिनके घर कच्चे थे, उनके लिए ये सर्दी किसी सज्जा से कम नहीं थी। उन्हीं में से एक घर था रतन का। रतन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें जगह जगह दरारें आ चुकी थीं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। दीवारों पर मिट्टी उखड़ चुकी थी, छप्पर से पानी टपकता था और दरवाजे के नीचे से सर्द हवा की सरसराहट पूरे कमरे में फैल जाती थी। रीमा हर रात राजू को फटे पुराने चद्दर में लपेटकर सुला देती, ताकि ठंड से उसका बदन न कांपे, जबकि रतन चुपचाप आग जलाने की कोशिश करता, ताकि घर में थोड़ी सी गर्मी रह सके। एक रात इसी तरह जब सब कुछ सन्नाटा था और बाहर ठंडी हवा जोरों से चल रही थी, रतन आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली थीं कि आग बार बार बुझ जा रही थी। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, रतन, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो राजू को बुखार हो जाएगा। चिंता मत करो रीमा, मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ सूखी लकड़ियां ले आऊं, ताकि घर में आग जलाकर थोड़ा सुकून मिल सके। तभी बगल में बैठा राजू अपने पिता से कहता है, बाबा, क्या हम पक्का घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है और हमारा कंबल भी फट गया है। हाँ रतन, राजू सही कह रहा है। मैंने तो गांव वालों को कहते सुना है कि ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि इस बार शायद बर्फ का तूफान आने वाला है। जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। रीमा, तुम तो जानती हो कि पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं लकड़ी का सामान बनाकर गांव में बेचता हूं, लेकिन गांव वाले बहुत कम पैसे देते हैं। घर बनाना तो दूर, मैंने सोचा था इस बार ठंड में सबके लिए स्वेटर और नए कंबल खरीद कर लाऊं, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। बाबा, एक बात बोलूं? आप तो लकड़ी का ही काम करते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का घर बना लें? हाँ राजू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम लकड़ियों का घर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लानी होंगी। रतन की बात सुनकर राजू की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोला, बाबा, मैं भी चलूंगा जंगल। मैं भी लकड़ियां उठाने में आपकी मदद करूंगा। हम जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाएंगे, ताकि आप एक अच्छा सा और मजबूत घर बना सकें, जिसमें ठंडी हवा अंदर ना आ सके और हम सब आराम से रह सकें। फिर ना मुझे ठंड लगेगी, ना माँ को चिंता करनी पड़ेगी। रतन मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है मेरे शेर, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक होता है। वहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। इसीलिए कल मैं पहले अकेला जंगल जाऊंगा और देख कर आऊंगा। अगर मुझे जंगल सुरक्षित लगा, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रीमा वहां खड़ी होकर पिता पुत्र की बातें सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजू की तरफ देखा और कहा, चलो राजू, अब सोने का समय हो गया है। बहुत देर हो चुकी है। जल्दी सो जाओ ताकि कल जल्दी उठ सको। माँ की बात सुनकर राजू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। रतन,
अगर तुम कल जंगल जाने वाले हो तो जंगल से कम इतनी लकड़ियां तो ले आना कि हमारे घर की दरारें बंद हो जाएं, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। ठीक है रीमा, मैं कोशिश करूंगा कि कल जंगल से काफी लकड़ियां लेकर आ सकूं। हमारी झोपड़ी को इस सर्दी में सुरक्षित बनाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। काफी मेहनत मशक्कत के बाद किसी तरह रतन ने आग जलाई, जिसकी गर्माहट में रतन और उसका पूरा परिवार आराम से सो गया। अगली सुबह रतन जंगल जाने तैयार था। उसने जाने से पहले रीमा से कहा, देखो रीमा, मैं जंगल लकड़ियां लाने जा रहा हूं, तो तुम अपना और राजू का ख्याल रखना। और ठंड ज्यादा है तो घर में आग जलाए रखना, ताकि घर का तापमान गर्म रहे। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने की। रतन, परंतु अभी हमारे पास जलावन के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं है, तो तुम कोशिश करना जल्द से जल्द आने की। ठीक है रीमा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा जलावन और घर की मरम्मत के लिए लकड़ियां ले आऊंगा। फिर क्या था, रतन अपना लकड़ी काटने का औजार उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए भी रतन अपने घर के परिस्थिति के बारे में ही सोचता रहता है। काश इस बार मुझे जंगल से अच्छी और सूखी लकड़ियां मिल जाएं, ताकि मैं घर की दरारें बंद कर सकूं और रीमा और राजू को ठंड से बचा सकूं। अब और नहीं देख सकता उन्हें इस हालत में कांपते हुए। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है, परंतु वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। जिस जंगल से वो लकड़ियां काटा करता था, वहां की सारी लकड़ियां काटी जा चुकी थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहां तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। जिस जंगल से मैं हर साल लकड़ियां लाता था, अब वो पूरा सुनसान हो गया है। अगर लकड़ियां ही नहीं होंगी तो मैं घर कैसे बनाऊंगा? रीमा और राजू ठंड में कैसे रहेंगे? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? रतन यह सोचकर परेशान था, तभी उसे अपने घर की याद आई। मुझे यहां आए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो घर की जलावन की लकड़ी भी खत्म हो गई होगी। अभी के लिए मैं जितनी नीचे गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी उतनी ही ले जाता हूं, ताकि घर वालों को कम से कम इस ठंड से बचा सकूं। इतना सोचकर रतन ने बिना समय गवाए नीचे पड़ी हुई लकड़ियां चुननी शुरू कर दीं। देखते देखते कुछ ही समय में उसने थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लीं। चलो, जलावन भर की लकड़ियां तो जमा हो गईं, लेकिन अगर मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है तो मुझे जंगल के और भीतर जाना होगा। पर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने और लौटने में बहुत समय लग जाएगा। पहले मैं ये लकड़ियां घर पहुंचा दूं, ताकि रीमा और राजू ठंड से बच सकें। फिर रीमा को बता दूंगा कि मुझे कल जंगल के अंदर तक जाना होगा, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। रतन फटाफट अपनी जुटाई हुई लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए मौसम धीरे धीरे और ठंडा होने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और आसमान में धुंध फैलने लगी, मानो सर्दी अपनी पूरी ताकत से लौट आई हो। किसी तरह ठंड को सहते सहते रतन अपने घर लौट आता है। जब रतन घर पहुंचा तो रीमा ने उसके लाए हुए लकड़ियों के गट्ठर को देखा और चिंतित होकर पूछा, रतन, तुमने तो काफी देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और ये लकड़ियां भी बहुत कम लग रही हैं। क्या जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली? हाँ रीमा, जंगल पहुंचा तो देखा कि वहां की ज्यादातर लकड़ियां पहले ही काटी जा चुकी थीं। सूखी लकड़ी तो लगभग मिली ही नहीं। बहुत खोजने के बाद जो नीचे गिरी हुई लकड़ियां दिखीं, वहीं लेकर चला आया हूं। कल शायद मुझे जंगल के थोड़ा और भीतर जाना होगा। तब शायद वहां कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं, जिनसे हम घर की मरम्मत कर सकें। परंतु वहां तो जंगली जानवर होंगे, तुम उनका क्या करोगे? मेरे हिसाब से जंगल के इतना भीतर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रतन, आप ऐसा मत करो। जंगल के इतने भीतर जाना बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि आपको कुछ हो सकता है। क्यों ना आप सरपंच जी से मदद मांग लें? हमारे घर की मरम्मत के लिए जो लकड़ियां चाहिए, वो आप उनसे ले सकते हैं। वैसे भी उनके पास पक्का मकान और बगीचा है। आप अपनी पूरी परेशानी उनसे बता दीजिए। शायद वे हमारी मदद कर दें। ठीक है रीमा, तुम सही कह रही हो। मैं सोच रहा था कि खुद ही जाकर लकड़ियां ले आऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता सही है। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर अपनी परेशानी बताऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। इससे जंगल में जाने का खतरा भी नहीं रहेगा और घर की मरम्मत भी हो जाएगी। फिर क्या था, रतन तुरंत ही सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है।
कुछ देर चलते चलते रतन सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी उस समय अपने कमरे में चारपाई पर बैठकर गांव के जमींदार से बात कर रहे थे। रतन ने नम्रता से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। राम राम सरपंच जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। सरपंच जी ने रतन की ओर देखा और अपनी बातचीत रोकते हुए कहा, अरे रतन, आओ बेटा, बैठो। बताओ क्या बात है? चेहरे से लग रहा है कि कुछ चिंता में हो। हाँ सरपंच जी, दरअसल हमारी झोपड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। छत और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिनसे ठंडी हवा अंदर आ जाती है। मैंने जंगल से लकड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सूखी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बचीं। मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ लकड़ियों की मदद मिल जाए, ताकि मैं अपने घर की मरम्मत कर सकूं। अरे रतन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास खुद भी लकड़ियों की कमी है। पिछले हफ्ते ठंड बढ़ने पर मैंने अपने घर की मरम्मत के लिए सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर ली। ऊपर से जमींदार जी ने भी कहा है कि फिलहाल गांव के भंडार से कोई लकड़ी बाहर नहीं जाएगी। तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, शायद अगले हफ्ते जंगल से लकड़ियों की नई खेप आ जाए। सरपंच जी, अगर लकड़ियां नहीं दे सकते तो कोई और मदद ही कर दीजिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। दीवारों में दरारें हैं, ठंडी हवा सीधी अंदर आ जाती है। रीमा और राजू ठंड से कांप रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत पुरानी लकड़ी या फूस भी दे दें तो मैं उसी से घर की दरारें बंद कर लूंगा। देखो रतन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अभी कुछ खास बचा नहीं है। गांव में अगले महीने पंचायत भवन की मरम्मत होनी है, तो सारी लकड़ियां वहीं के लिए रखवाई गई हैं। तुम चाहो तो जंगल से जाकर खुद ले आओ, लेकिन मेरी मानो तो ज्यादा भीतर मत जाना। वहां के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। सरपंच की बात सुनकर रतन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। ठीक है सरपंच जी, मैं समझ गया। इतना कहकर रतन ने सरपंच को नमस्कार किया और भारी कदमों से वहां से लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। अब मैं क्या करूं? कैसे करूं अपने घर की मरम्मत? कुछ ही देर में रतन अपने घर पहुंच जाता है और रतन के पहुंचते ही रीमा के सवाल शुरू हो जाते हैं। रतन, आप आ गए? क्या सरपंच जी ने हमारी मदद करने के लिए कुछ कहा? उन्होंने लकड़ियां देने या कोई और उपाय बताया क्या? रीमा, सरपंच जी ने कहा कि उनके पास भी अभी लकड़ियां नहीं हैं। गांव की बाकी लकड़ियां भी अगले महीने तक किसी और काम के लिए रखी गई हैं। वो अभी हमारी मदद नहीं कर सकते। रतन, तो अब हमारी कोई मदद नहीं हो सकती, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आप चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह अपने घर को इस ठंड से बचा ही लेंगे। दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। भागो भागो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है गांव में कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूं। रतन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि सारे गांव वाले भाग रहे हैं। क्या बात है बिरजू? सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। रतन देखता है कि गांव में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले गांव की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। रीमा, राजू को लेकर जल्दी यहां से चलो। गांव में बर्फ का तूफान आ गया है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। रीमा जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। अपनी माँ को इतना परेशान देख राजू रतन से पूछता है, बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है बेटा। जान बचानी है तो हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? बेटा, अभी के लिए जंगल जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं। जंगल में मौसम गांव से अच्छा था। यहाँ तो बर्फ के तूफान का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ रीमा, जब तक गांव में बर्फ का तूफान नहीं थम जाता, हमें यहीं रहना होगा। वो तीनों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते ठंड बढ़ जाती है और धीरे धीरे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह उनके दिलों में खौफ पैदा करने लगती हैं। बाबा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा। हाँ रतन, अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा।
जंगली जानवरों के डर से वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारी रात वे तीनों पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वो बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से राजू की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चा सारी रात सो नहीं पाया, इसे ठंड भी लग गई है। हम इस तरह से कब तक यहाँ रहेंगे पेड़ के नीचे चादर बिछाकर? रीमा, तुम राजू को लेकर आराम करो, मैं गांव जाकर देखता हूं। तूफान थम गया होगा तो हम गांव वापस चलेंगे। ठीक है ना रीमा? किसी तरह रीमा पेड़ के नीचे कुछ खाने को बनाती है। फिर वो तीनों खाना खाते हैं, जिसके बाद रतन गांव चला जाता है। रीमा राजू को काढ़ा बनाकर पिलाती है ताकि उसको थोड़ी गर्मी लग सके। राजू, ये लो काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम गांव वापस चलेंगे, ठीक है? राजू काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाता है। रीमा भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और वहां रतन गांव जाकर देखता है कि वहां बर्फ की बारिश हो रही थी। गांव में कोई नहीं था। सारे गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव की ऐसी हालत देख रतन जंगल वापस आ जाता है। क्या हुआ रतन? क्या हम गांव वापस जा सकते हैं? नहीं रीमा, गांव में बर्फ की बारिश हो रही है, वहां कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कहाँ रहेंगे? हम दिन को तो किसी तरह से गुजार लेंगे, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर सताता रहेगा। अगर हम गांव में सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ भी हमारी जान को खतरा है। बाबा, एक बात कहूँ, क्या हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? राजू एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है। वह देखिए बाबा, वह पेड़ कितना बड़ा है, उसकी डालियां कितनी मजबूत है। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो, हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। रतन उसी समय लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। रीमा और राजू भी उसकी मदद करते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने में। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रतन पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। देखते देखते कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रतन पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह बाबा, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। वे तीनों पेड़ पर बने घर में रात बिताते हैं और दूसरे दिन सुबह जब वो तीनों जागते हैं, सब बहुत खुश रहते हैं क्योंकि पेड़ के घर में ना तो उन्हें ठंड से कोई परेशानी हुई और ना तो जंगली जानवरों से डर लगा। बाबा, पेड़ का घर अंदर से बहुत गर्म है। मुझे रात में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई और हमें आशियाना भी मिल गया। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रतन देखता है नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो हमारे गांव के लोग हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रतन ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे भोला चाचा और रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रतन, ये तेरा घर है क्या? हाँ चाचा, ये मेरा घर है। गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो चाचा? ऊपर आ जाओ सीढ़ी पर चढ़कर। भोला और रामू दोनों रतन के घर में आ जाते हैं। अब बताओ चाचा, आप सब इतने दिन कहाँ थे? गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के गांव में चले गए। हम तंबू लगाकर वहां रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहां भी आ गया। पड़ोस का गांव भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू उखड़ गए, जिसके बाद हम वहां से जान बचाकर भागे। हमारे पास जंगल आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाकी के गांव वाले भी आते ही होंगे, पर रतन, तूने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। ठंड के मौसम में हम कहीं खुली जगह पर भी नहीं रह सकते। हम सब ठंड से मारे जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भोला चाचा? मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बनाऊंगा। तुम सच कह रहे हो रतन बेटा? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रतन उनके लिए भी पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सारे गांव वाले भी जंगल में आ जाते हैं। वे सभी रतन से कहते हैं कि हमारे लिए भी पेड़ पर घर बना दो। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बना दूंगा, लेकिन आप सबको मेरी मदद करनी होगी। तुम चिंता मत करो रतन भैया, हम सब आपके काम के लिए आपको पैसे भी देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। पेड़ पर घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। अगर आप लोग जंगल से लकड़ियां ले आएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रतन भैया, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। हम अभी लकड़ियां लेकर आते हैं।
सारे गांव वाले जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, जिसके बाद रतन सबके लिए पेड़ पर घर बनाता है। देखते देखते कुछ ही दिनों में पूरा सूरजपुर गांव पेड़ पर बस जाता है। वाह रतन बेटा, पेड़ के इस घर में ना तो ठंड लगती है, ना ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। हमारा तो गांव वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेड़ पर रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गांव पूरी दुनिया में नहीं होगा जहाँ के सारे निवासी पेड़ पर रहते हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसी प्रकार की और कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।